हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन जो 1919 से 1922 तक चला था इसके बारे में देखें। असहयोग आंदोलन 4 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना, जिसका उद्देश्य उन्हें स्वशासन देने के लिए राजी करना था। यह 18 मार्च 1919 के रोलेक्ट एक्ट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस लेने के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसने राजद्रोह के मुकदमों में राजनीतिक कैदियों के सुधारों को निलंबित कर दिया और इसे भारतीयों द्वारा राजनीतिक जागृति और अंग्रेजों द्वारा खतरे के रूप में देखा गया, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह आंदोलन गांधी जी के बड़े पैमाने के सत्याग्रह के सबसे पहले संगठित कार्यों में से एक था। असहयोग आंदोलन की गांधी जी की योजना में सभी भारतीयों को अपने श्रम को ऐसे किसी भी गतिविधि से वापस लेने के लिए राजी करना शामिल था, जो ब्रिटिश सरकार और भारत में अर्थव्यवस्था को बनाए रखती थी, जिसमें ब्रिटिश उद्योग और शैक्षणिक संस्थान शामिल थे। अहिंसा के माध्यम से प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर देंगे, स्थानीय हस्तशिल्प का उपयोग अपनाएंगे और शराब की दुकानों पर धरना देंगे। कातने केवल भारतीय निर्मित सामान खरीदने और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने के जरिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अलावा गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की के नियोजित विखंडन और इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक रूप से बैठकें और हड़तालें हुई, जिसके कारण 6 दिसंबर 1921 को जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू दोनों की पहले गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए व्यापक आंदोलनों में से एक था, और जैसा कि नेहरू ने अपने आत्मकथा में वर्णित किया है, चौरी चौरा की घटना के बाद 4 फरवरी 1922 को अचानक समाप्त हो गया। इसके बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। हालांकि अहिंसक होने का इरादा था, लेकिन चौरा चोरी की घटना के बाद फरवरी 1922 में गांधी द्वारा आंदोलन को अंततः वापस ले लिया गया। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाने के बाद जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हो गए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का पीछा करते हुए अपने स्टेशन तक वापस आ गए और उसे जला दिया, जिसे शूटर और अंदर मौजूद कई अन्य पुलिस वाले मारे गए। बहरहाल इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को मध्यम वर्ग के आधार से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश भारतीय सरकार की दमनकारी नीतियों जैसे 18 मार्च 1919 का रोलेक्ट एक्ट तथा 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति प्रतिक्रिया थी। हालांकि 1919 का रोलेक्ट एक्ट, जिसने राजद्रोह के मुकदमे में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों को निलंबित कर दिया, कबूल लागू नहीं किया गया। कुछ साल बाद ही इन्हें शून्य घोषित कर दिया गया। इसने गांधी को सत्याग्रह के विचार की कल्पना के लिए प्रेरित किया, जिसे इन्हें स्वतंत्रता के पर्याय के आधार में रूप में देखा गया। 13 अप्रैल 1919 की घटनाओं के बाद गांधी के आंदोलन की प्रेरणा और मजबूत हुई, जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जालियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ जमा हुई थी, जबकि अन्य लोग वार्षिक बैसाखी उत्सव में भाग लेने आए थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की कमान में सैनिकों द्वारा नागरिकों पर गोलीबारी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए और घायल हो गए। नरसिंहार को उत्पन्न आक्रोश ने हजारों अशांति और पुलिस के हाथों पर अधिक मौतों को जन्म दिया। बाग भारत में ब्रिटिश शासन की सबसे कुख्यात घटना बन गई। गांधी जी, जो अहिंसा के प्रचारक थे, भयभीत हो गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अच्छाई पर पूरा भरोसा खो दिया और घोषणा की कि सनातनी शैतानी सरकार के साथ असहयोग करना पाप होगा। इसी तरह सत्याग्रह के बीच कोई विचार को बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अधिकृत किया, जिनके लिए नरसंहार इस विश्वास का समर्थन किया स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं था। गांधी जी ने अपने विचारधारा और प्रेरणा चल रहे असहयोग आंदोलन से ली, विशेष रूप से सतगुरु राम सिंह द्वारा, जिन्हें असहयोग और ब्रिटिश माल और सेवाओं के बहिष्कार को राजनीतिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय होने का श्रेय दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में हुई अन्य हिंसा के जवाब में इस आंदोलन ने भारत की स्वराज यानी स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश की। गांधी ने वादा किया कि अगर उनका असहयोग कार्यक्रम पूरी तरह से लागू हो जाता और 1 साल के भीतर स्वराज मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने का दूसरा कारण यह था कि गांधी का संवैधानिक तरीकों से विश्वास खत्म हो गया और वे ब्रिटिश शासन के सहयोगी से उपनिवेशवाद से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाने वाले असहयोगी बन गए। अन्य कारणों में आम भारतीय नागरिक के लिए आर्थिक कठिनाइयां शामिल है, जिसमें राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। हस्त निर्मित वस्तुओं की जगह ब्रिटिश कारखाने में बड़े सामानों के कारण भारतीय कारीगरों को होने वाली कठिनाइयां और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पर्याप्त भर्तियां जुटाने के लिए ब्रिटिश भारत सेना पर नियोजित
असहयोग आंदोलन का उद्देश्य औपनिवेशिक आर्थिक और सत्ता संरचना को चुनौती देना था। ब्रिटिश अधिकारियों को स्वतंत्रता आंदोलन की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करना था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए असहयोग आंदोलन और उनकी योजना में सभी भारतीयों को किसी भी ऐसी गतिविधि के अपने श्रम को वापस लेने के लिए राजी करना शामिल। ब्रिटिश सरकार और भारत में अर्थव्यवस्था को बनाए रखती थी, जिसमें ब्रिटिश उद्योग और शैक्षणिक संस्थान शामिल थे। अहिंसक साधनों एवं अहिंसा के माध्यम से प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर देंगे। स्थानीय हस्तशिल्प का उपयोग अपनाएंगे और शराब की दुकानों पर धरना देंगे। इसके अलावा सभी कार्यालय और कारखाने बंद रहेंगे। भारतीयों को राज्य प्रायोजित स्कूलों, पुलिस सेवाओं, सन सेवा और सेवा से हटने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नौकरियों को राज्य की अदालतों से बाहर किए जाने के लिए कहा जाए। सार्वजनिक परिवहन और अंग्रेजी निर्मित वस्तुओं, विशेष रूप से कपड़ा का बहिष्कार किया गया और भारतीयों ने सरकार द्वारा किए गए सम्मान और उपाधियां लौटा दी तथा शिक्षक, वकील, सिविल और सैन्य सेवाओं जैसे विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में अस्पृश्यता को समाप्त करने का आह्वान किया। आंदोलन के दौरान सार्वजनिक रूप से आयोजित बैठकों और हड़तालों के कारण अंततः 6 दिसंबर 1921 को जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू दोनों की पहली गिरफ्तारी हुई। बाल गंगाधर तिलक जैसे शुरुआती राजनीतिक नेताओं ने आह्वान को बड़ी सार्वजनिक बैठक कहा जाता है। इनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था एवं सरकारी सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई। अंग्रेजों ने उन्हें बहुत गंभीरता से लिया और उन्हें बर्मा के मांडले में कैद कर दिया और वे वी चिदम्बरम पिल्लई को 40 साल की कैद मिली। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे दिग्गजों ने इस विचार पर खुलकर विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इस विचार की आलोचना की। हालांकि भारतीय राष्ट्रीयों की युवा पीढ़ी रोमांचित थी और उसने गांधी का समर्थन किया, जिनका परियोजना को सितंबर 1920 में कांग्रेस पार्टी ने अपनाया और दिसंबर में लॉन्च किया। गांधी ने समकालीन खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके आंदोलन को मजबूत किया, जो खलीफा की स्थिति में बहाल करने और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करने के लिए मुस्लिम अभियान। इस तरह गांधी को मौलाना आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, मुगफुर अहमद, अब्बास तैयबजी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत जैसे भारतीय नेताओं से व्यापक समर्थन मिला। प्रख्यात हिंदी लेखक, कवि, नाटककार, पत्रकार, राष्ट्रवादी रामवृक्ष बैनीपुरी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाते हुए 8 साल से अधिक समय जेल में बिताया। जब मैं 1921 के असहयोग आंदोलन को याद करता हूं तो मेरी आंखों के सामने एक तूफान सी छवि उभर जाती है। जब से मैंने होश संभाला मैंने कई आंदोलन देखे, लेकिन मैंने दावे से के साथ कह सकता हूं किसी भी अन्य आंदोलन ने भारतीय समाज की नींव को इस हद तक नहीं हिलाया जितना कि असहयोग आंदोलन ने किया। सबसे साधारण झोपड़ियों से लेकर ऊंचे स्थानों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, हर जगह यह हलचल थी, एक तेज गूंज थी। विद्रोह का प्रभाव ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका था और लाखों भारतीय राष्ट्रवादियों को भारतीय समर्थन मिला। देश में एकता मजबूत हुई और कई भारतीय स्कूल और कॉलेज बनाए गए। भारतीय समानों को प्रोत्साहित किया गया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से शहर चौरा चौरी में नरसंहार हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने शराब की दुकानों पर धरना दे रहे स्वयंसेवकों पर हमला कर दिया। वहां एकत्र किसानों की पूरी भीड़ पुलिस चौकी पर चली गई और भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 लोग पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी को लगा कि विद्रोह अपने रास्ते से भटक रहा है और आंदोलन की हिंसक प्रकृति से वे निराश हो रहे थे। वही नहीं, वे चाहते थे कि आंदोलन हिंसा की होड़ में बदल जाए, जिससे पुलिस और गुस्साए भीड़ एक दूसरे पर हमला करती रहे और बीचों बीच नागरिक भी शिकार बनाते रहे। गांधी ने भारतीय जनता से सभी प्रतिरोधों को समाप्त करने की अपील की, उपवास पर चले गए और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी एसटीएस के भी दृढ़ विश्वासी थे। उनका मानना था कि संघर्ष की अवधि के बाद एक विश्वास चरण होना चाहिए, जिसके द्वारा वे शक्ति प्राप्त कर सके और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनकर फिर से उठ सके। हालांकि इस बिंदु का उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन गांधी द्वारा नेतृत्व किए गए प्रत्येक आंदोलन को उन्होंने 1 या 2 साल बाद वापस ले लिया था। चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। हालांकि उन्होंने अकेले ही राष्ट्रीय विद्रोहियों को रोक दिया, लेकिन 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च 1922 को उन्हें देशद्रोही सामग्री प्रकाशित करने के लिए 6 साल की कैद हुई, जिसके कारण आंदोलन का दमन हुआ और इसके बाद अन्य नेताओं की गिरफ्तार हुई। हालांकि कांग्रेस के ज़्यादातर नेता गांधी के पीछे मजबूती से खड़े रहे, लेकिन अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली दृढ़ नेताओं अलग हो गए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए स्वराज पार्टी बनाई।
कई राष्ट्रवादियों ने महसूस किया था कि हिंसा की छिटपुट घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन को नहीं रोका जा सका और अधिकांश राष्ट्रवादी गांधी पर विश्वास बनाए रखते हुए उत्साहित थे। गांधी की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता का तब सार्थक हुआ जब 1930 और 1934 के बीच नमक सत्याग्रह में लाखों लोगों ने फिर से विद्रोह किया, जिसने भारत को अहिंसा के प्रति अपने अचूक प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। सत्याग्रह सफल रहा, भारतीयों की मांगें पूरी हुई और कांग्रेस को भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व के रूप में मान्यता मिली। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत को लोकतांत्रिक स्वशासन का पहला स्वाद भी उसी समय दिया। आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।